हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा या फिर आप लोग पहले वाली वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि ये बिहार एग्जाम्स को टारगेट करके हम लोग जीके जीएस का प्रश्न कर रहे हैं और उनसे संबंधित सारी चीज़ें को हम लोग देख रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज ही आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ये पूरा सीरीज कर लेते हैं, मतलब कि ये चलता रहेगा आप लोग का जब तक ये सारा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पूरी वीडियो देखिए, आप लोग को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा और काफ़ी चीज़ों का रिवीजन होगा। ये मैं फुल गारंटी देता हूँ, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं जो यह दर्शाता है कि वह लोग कर्म कांडों में विश्वास करते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदियों का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल एवं कालीबंगा, ऑप्शन सी है धौलावीरा और ऑप्शन डी है चुनहुदड़ो। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग को मैं बता दूं तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगा, ठीक ना। लोथल एवं कालीबंगा से ये साक्ष्य मिला है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं, अब क्या है कि हम लोग देखेंगे क्या, तो अभी सभी क्या है कि हड़प्पा स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। स्थल और ये किस नदी के किनारे है, इसके खोजकर्ता कौन है और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है और इसकी दयाराम साहनी ने खोज की थी। और यहाँ से अन्नागार और कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है। अन्नागार और कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है और आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से विशाल स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज एस आर राव ने किया था, जो कि यहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह, गोदीवाड़ा जिसे बंदरगाह कहा जाता है। और चावल का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, लोथल से। ध्यान रखिएगा, लोथल से। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा जो है कि घाघर नदी के किनारे है और इसकी खोज जो किया था अमलानंद घोष ने किया था, अमलानंद घोष। और यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य और काली चूड़िया, ये सभी कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। उसके बाद है चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो से जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, चुनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज एन जी मजुमदार ने किए थे। और यहाँ से मनके बनाने की कारखाना, लिपस्टिक आदि के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चुनहुदड़ो से। ध्यान रखिएगा, लिपस्टिक मतलब कि मेकअप किट्स जो होता है ना, मेकअप के सारे सामान चुनहुदड़ो से मिला है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। धौलावीरा। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है और इसकी खोज जो किए थे आर एस बिष्ट ने किए थे, आर एस बिष्ट। ध्यान रखिएगा। और यहाँ से स्टेडियम और जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान और जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बनावली। बनावली जो है कि रंगोई नदी के तट पर है और यहाँ इसकी खोज आर एस बिष्ट ने ही किया था। धौलावीरा और बनावली का खोज कौन किया था? तो आर एस बिष्ट ने ही किया था। बनावली से देखिए मिट्टी का हल और जौ, मिट्टी का हल और जौ का साक्ष्य जो है कि बनावली से मिला है। उसके बाद है रोपड़। रोपड़ जो है कि सतलज नदी के किनारे है और इसकी खोज जो किए थे वाई डी शर्मा ने किए थे। रोपड़ की खोज वाई डी शर्मा ने किए थे। और मानव के साथ पालतू कुत्ता, मानव के साथ पालतू कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रोपड़ से मिला है। मानव के साथ पालतू कुत्ता का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। आगे देखिए, आगे है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो है कि दास्क नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है और इसकी खोज ऑरेल स्टीन ने किए थे। इसकी खोज ऑरेल स्टीन ने किए थे। और यहाँ से बंदरगाह बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य, सुतकांगेडोर में भी बंदरगाह थे और बेबीलोन के साक्ष्य जो है कि बेबीलोन से व्यापार करने का साक्ष्य भी सुतकांगेडोर से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद है रंगपुर। रंगपुर जो है कि मादर नदी के तट पर है और इसकी खोज एम एस वत्स ने किए थे, एम एस वत्स ने। और यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, रंगपुर से क्या? तो धान की भूसी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय का मुख्य कार्य क्या था? कंटक शोधन न्यायालय का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए है दीवानी मामलों का निपटारा करना, ऑप्शन बी है फौजदारी जिसे कि आपराधिक मामला कहा जाता है,
मामलों का निपटारा करना ऑप्शन सी है, सिंचाई कर वसूलना ऑप्शन डी है, जासूसी नेटवर्क का प्रबंधन। तो ध्यान रखिएगा, जो मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय था उसका मुख्य कार्य जो था फौजदारी यानी कि आपराधिक मामलों का निपटारा करना, ठीक ना, फौजदारी मामलों का निपटारा करना। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, तो मौर्य कालीन न्याय प्रशासन में कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दो मुख्य प्रकार के न्यायालयों की उल्लेख मिलता है। तो जो आप सभी को पता ही है कि अर्थशास्त्र जो बुक है कौटिल्य द्वारा रचित, इसमें मौर्य काल के क्या है कि प्रशासन की इसमें चर्चा है। तो इसमें क्या है कि मौर्य काल के दो प्रकार के न्यायालयों की उल्लेख मिलता है। सबसे पहला है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय यह वर्तमान समय में फौजदारी जो मारपीट का मामला होता है इसे फौजदारी मामला कहा जाता है, न्यायालय की तरह था। इसका शाब्दिक अर्थ है कांटों का शोधन या सफाई, यानी कि समाज के असामाजिक तत्वों को हटाना। और यह राज और व्यक्तियों के बीच होने वाले विवादों जैसे चोरी, हत्या, धोखाधड़ी और राज के विरुद्ध अपराधों की निपटारा करता था। इसके न्यायाधीशों को प्रदेष्टा कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, प्रदेष्टा कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रदेष्टा। उसके बाद दूसरा जो धर्म न्यायालय था, धर्म स्थनीय न्यायालय था। दूसरा न्यायालय जो था ये धर्म स्थनीय न्यायालय था। यह वर्तमान में दीवानी न्यायालय के समान था, जो विवाह, संपत्ति अधिकार, उत्तराधिकारी और अनुबंधों से जुड़े मामलों का समाधान करता था। इसके न्यायाधीशों को व्यवहारी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, धर्मस्थलीय न्यायालय को के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो व्यवहारी कहा जाता था, ठीक ना। ये दीवानी मामलों को देखता था। अब देखिए मौर्य काल के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। मौर्य काल, इसके संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका स्थापना कब किया था, तो 322 ईसा पूर्व में, ठीक ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था, चाणक्य की सहायता से, घनानंद को हराकर, ठीक ना। उसके बाद चाणक्य, कौटिल्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र था, और इसमें मौर्य साम्राज्य के राजनीति और प्रशासन पर आधारित है। उसके बाद मेगास्थनीज, सेल्यूकस के राजदूत, इसके पुस्तक जो है कि इंडिका था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका था, और यह किसका, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये कब आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही भारत आया था, ठीक ना। और इसने पाटलिपुत्रा प्रशासन का वर्णन किया है, पाटलिपुत्रा प्रशासन का वर्णन किया है इसमें इंडिका में, ठीक ना, इंडिका में। अशोक महान 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध, इसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया, उपगुप्त से दीक्षा ली। देखिए मौर्य वंश के ही अशोक जो था ये महान शासक था, और इसने 261 ईसा पूर्व में क्या किया था कि कलिंग युद्ध किया था, और इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म का जो दीक्षा लिया था ये उपगुप्त से लिया था। तो अशोक से ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मौर्य काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बनते हैं इससे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कि गुलाम वंश के किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस जैसी कठोर फारसी परंपराओं को राज दरबार में अनिवार्य किया था। तो बताइए किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस जैसी कठोर फारसी परंपराओं को राज दरबार में अनिवार्य किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या फिर रजिया सुल्तान। तो आप सभी को पता होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था कि सिजदा और पाबोस जैसी कठोर फारसी परंपराओं को ये राज दरबार में अनिवार्य किया था, और ये गयासुद्दीन बलबन जो था ये गुलाम वंश का शासक था। अब देखिए सिजदा क्या होता था, तो सिजदा जो होता था ये सुल्तान को झुककर प्रणाम करना, और पाबोस होता था जो कि सुल्तान का पैर चूमना। तो आइए देखते हैं क्या है कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रथाओं को, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख राजवंश हुए उसके शासक हुए, और जो उन सब ने प्रथाएं लाई थी जिससे कि प्रश्न बनता है, उन सबको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। प्रथा और प्रणाली, उसके बाद दिया रहेगा शासक एवं प्रवर्तक, उसके बाद विवरण, ठीक ना। एकता प्रणाली का ये एकता प्रणाली किसने शुरू किया था, तो इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इसमें वेतन के बदले भूमि देना, इसमें सैनिक को वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, एकता प्रणाली। उसके बाद तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने। और इसमें 40 वफादार गुलामों का समूह था, ठीक ना। तुर्क ए चहलगानी क्या था, तो 40 गुलाम वफादार का समूह था। उसके बाद देखिए सिजदा और पाबोस बलबन ने शुरू करवाया था, सुल्तान को झुककर प्रणाम करना और पैर छूना।
लव एवं रक्त की नीति, रव एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था? तो बलबन। विद्रोहियों के प्रति कठोर सैन्य दमन, यह विद्रोहियों के प्रति कठोर सैन्य दमन था। उसके बाद दाग एवं हुलिया, दाग एवं हुलिया प्रथा कौन शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े को दागने और सैनिकों का विवरण रखना, ये क्या है कि कौन शुरू करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करवाया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं करवाया था। इसमें वस्तुओं के दाम तय करना यानी कि मंडी प्रशासन से ये संबंधित था। बाजार नियंत्रण प्रणाली वस्तुओं का दाम तय करने से संबंधित था। सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने। चांदी के बदले तांबे और कांस्य के सिक्के, चांदी के बदले तांबे और कांस्य के सिक्के की शुरुआत करवाया था, ध्यान रखिएगा। दीवान ए खैरात की शुरुआत किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात, इसमें अनाथों और विधवाओं के लिए दान विभाग बनाई गई थी। यह क्या था? तो अनाथों और विधवाओं के लिए दान विभाग था। दीवान ए खैरात अनाथों एवं विधवाओं के लिए दान विभाग था। इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख कर हम लोग देख लेते हैं। तो खराज, खराज एक भूमि कर था। खराज क्या था? तो भूमि कर था। जजिया, यह गैर मुसलमानों पर लगाया गया सुरक्षा कर था। गैर मुसलमानों पर लगाया गया सुरक्षा कर था। उसके बाद जकात, जकात जो था ये मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर था। खम्स, ये लूट के माल का हिस्सा था। खम्स जो होता था खुम्स, ये लूटे गए माल का हिस्सा होता था, ध्यान रखिएगा। खराज भूमि कर था। जजिया गैर मुसलमानों पर सुरक्षा कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर। खुम्स लूट के माल का हिस्सा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम, अमरम शब्द का क्या तात्पर्य है? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या तात्पर्य था? ऑप्शन ए है मंदिरों में दी गई भूमि। ऑप्शन बी है सैन्य कमांडरों को दी गई भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन सी है विधवाओं पर लगाया गया कर। ऑप्शन डी है राजा का निजी अंगरक्षक है। तो जो विजय साम्राज्य में अमरम शब्द का तात्पर्य था, ये सैन्य कमांडरों को दी गई भूमि का टुकड़ा था। ये सैन्य कमांडरों को दी गई भूमि के टुकड़ा को क्या कहा जाता था? तो अमरम कहा जाता था। अब देखिए अमरम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमरम भूमि यह भूमि या राजस्व क्षेत्र था जो राजा द्वारा सैन्य कमांडरों को उनकी सेवाओं के बदले दिया जाता था। उसके बाद अमरनायक, अमरनायक इस भूमि के प्राप्तकर्ता सैन्य अधिकारियों को अमरनायक कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा जो अमर भूमि प्राप्तकर्ता थे उनको क्या कहा जाता था? तो अमरनायक कहा जाता था। दायित्व, इन नायकों को इस भूमि से राजस्व वसूलने का अधिकार था जिससे उन्हें राजा के लिए एक निश्चित संख्या में घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक रखने होते थे। तो इनका दायित्व क्या था? तो ये भूमि के राजस्व वसूलने का अधिकार इनको था, लेकिन इन लोगों ने राजा के लिए क्या करते थे कि निश्चित संख्या में घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक रखते थे। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इसका स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। प्रमुख शासक किसके? कृष्णदेवराय। सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था तुलु वंश के, जिसके शासन काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कृष्णदेवराय के शासन काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी जो कि इटली का, ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अब्दुल रजाक ये भी फारस का यात्री था, ये भी विजयनगर साम्राज्य में आया था। डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल यात्री था, ये भी विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में आने वाले कौन कौन विदेशी यात्री थे? तो निकोलो कांटी इटली के, अब्दुल रजाक फारस के, डोमिंगो पायस पुर्तगाल के। अब देखिए पूछ लेगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर। हम्पी कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महीपाल? तो जो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था वो था धर्मपाल, ठीक ना। धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। आइए देखिए तो इसका संस्थापक जो था ये धर्मपाल था। देखिए यहाँ पर क्या है कि धर्मपाल जो था कि पाल वंश का शासक था, ठीक ना, पाल वंश का शासक था। तो पाल वंश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पाल वंश का संस्थापक जो था ये गोपाल था, जो कि 1750 ईसा पूर्व में पाल वंश की स्थापना किया था और जनता द्वारा निर्वाचित
पहले भारतीय शासक था, ध्यान रखिएगा। जो गोपाल था ये जनता द्वारा निर्वाचित पहले भारतीय शासक था। क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में, इसका जो क्षेत्र था बंगाल और बिहार की तरफ था। उसके बाद मुख्य प्रमुख शासक, ठीक ना, पाल वंश के प्रमुख शासक हम लोग देखे तो धर्मपाल। धर्मपाल कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, धर्मपाल जो था ये कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो पूछ लेगा कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल शासक कौन था? धर्मपाल। उसके बाद देवपाल, ये साम्राज्य के विस्तार असम और उड़ीसा तक किया था। देवपाल अपना साम्राज्य का विस्तार असम और उड़ीसा तक किया था। महिपाल प्रथम, यह पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। महिपाल प्रथम पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। महिपाल प्रथम। धर्म जो था पाल वंश के पाल शासक बौद्ध धर्म, जो कि महायान और वज्रयान के महान संरक्षक थे। तो पाल वंश के जो शासक थे ये बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान दोनों संप्रदाय के ये संरक्षक थे। शिक्षा, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और उदंतपुरी बिहार शरीफ का निर्माण करवाया। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करवाया था कुमारगुप्त ने करवाया था, लेकिन पुनरुद्धार कौन करवाया था? तो पाल वंश के शासक ने करवाया था। और उदंतपुरी बिहार, जो कि बिहार शरीफ में का निर्माण कौन करवाया था? तो पाल वंश के शासक ने करवाया था। उसके बाद देखिए कला, पाल कला, कांसे की मूर्तियां और पांडुलिपि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध मुख्य कलाकार धीमान और बिठपाल। तो ये सभी क्या बोलते हैं कि पाल वंश के कला था, ठीक ना। कांसे की मूर्तियां और पांडुलिपि चित्रकला, ये सभी क्या है कि पाल वंश के चित्रकला है। पतन, अब देखिए पाल वंश का पतन 12वीं शताब्दी में के मध्य में सेन वंश द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो पाल वंश का पतन कौन किया था? तो सेन वंश द्वारा किया गया था 12वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया? तो बताना है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया है? तो देखिए क्वेश्चन में ही कई पॉइंट याद करने वाला है, ठीक ना। 1929 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, और इसी में पूर्ण स्वराज की संकल्प पारित हुआ था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अब देखिए ऐतिहासिक महत्व, 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा फहराया गया और पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, ठीक ना। इसी अधिवेशन के तहत 31 दिसंबर 1929 के रात, ठीक ना, रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। प्रथम स्वतंत्रता दिवस, इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और यही कारण है कि बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। तो ध्यान रखिए इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1930। सिविल नाफरमानी, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की अधिकार दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, तो प्रथम अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़े, ये कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग कांग्रेस अधिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन देख लेते हैं। जैसे कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। और पूछ लेगा कि संस्थापक कौन था कांग्रेस के, तो ए ओ ह्यूम, और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये किसकी अध्यक्षता किए थे? तो 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ध्यान रखिए 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1907 का सूरत विभाजन, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल, यानी कि दो दल में बट गया था, नरम दल और गरम दल। जनगण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था।
जन गण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। पूना पैक्ट 1916, पूना पैक्ट 1916 नरम दल और गरम दल मुस्लिम लीग में समझौता। देखिए जो लखनऊ समझौता को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक ना। लखनऊ समझौता या फिर लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट, ये कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, 1916 में। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे आरसी मजूमदार, ठीक ना, आरसी मजूमदार ने किए थे। और ये जो था कि इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, प्लस मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि कलकत्ता के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट पहली कांग्रेस के अध्यक्ष थी महिला, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद केवल एक बार अध्यक्ष बने थे कौन? तो गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन के। पूछेगा कि गांधी जी एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन की, 1924 के बेलगाम अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला 1925 के सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक ना। सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन 1925 कानपुर की अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार 1931 कराची अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल द्वारा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था, मौलिक अधिकार। उसके बाद गांव में प्रथम अधिवेशन फौजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था। गांव में हुआ प्रथम अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन था, ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का पहली बार गांव में किस गांव में अधिवेशन हुआ था? तो फैजपुर में, जो कि 1937 में हुआ था। आजादी के समय 1946-47 में जेबी कृपलानी। आजादी के समय पूछेगा कि कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी, ठीक ना। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड किया हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट में अपना राय जरूर दें। कोई डाउट है तो डाउट पूछे, या अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के बारे में कुछ जरूर लिखें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? तो बताइए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था भगत सिंह ने? 23 मार्च 1931, 8 अप्रैल 1929, 17 दिसंबर 1928, 9 अगस्त 1925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को, ठीक ना। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कब बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था, बंगा, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को, बंगा अब पाकिस्तान में पड़ता है। उपनाम शहीद ए आजम, भगत सिंह का उपनाम शहीद ए आजम है। इनकी विचारधारा समाजवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का था। विचारधारा समाजवादी और क्रांतिकारी था। उसके बाद प्रमुख संगठन, इन्होंने नौजवान भारत सभा का स्थापना 1926 में किया था। नौजवान भारत सभा का स्थापना कौन किया था? तो भगत सिंह 1926 में, लाहौर में, ध्यान रखिएगा, लाहौर में। HRA और HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, ध्यान रखिएगा। और ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। प्रमुख घटनाएं, इनसे संबंधित प्रमुख घटनाएं हम लोग देखें तो सैंडर्स की हत्या, इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर षड्यंत्र केस, यानी कि सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929, असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में खाली बेंच पर बम फेंका था।
तो किस पूछेगा कि किस बिल के विरोध में, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। उद्देश्य इन लोगों का था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। इनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। जेल में भूख हड़ताल, राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 64 दिनों का भूख हड़ताल किया था और जिसमें जतिन दास शहीद हुए थे। ठीक ना। तो राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए इन्होंने 64 दिनों तक भूख हड़ताल किया था, जिसमें कि जतिन दास शहीद हो गए थे। इन भूख हड़ताल में जतिन दास शहीद हो गए थे। अब देखिए इनका शहादत यानी कि इनकी मृत्यु, अब हम लोग देखें तो इनकी 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी और इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। स्थान लाहौर सेंट्रल जेल, लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दिया गया था। ध्यान रखिएगा, लाहौर सेंट्रल जेल में। साथ ही इनके कौन थे, तो राजगुरु और सुखदेव को भी इनके साथ फांसी दिया गया था। राजगुरु और सुखदेव को लेखन एवं नारे, इनके नारा की बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद इनका नारा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। प्रसिद्ध लेखक मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनका जो प्रसिद्ध लेख था क्या था, तो मैं नास्तिक हूँ। ये किसका था, तो भगत सिंह का। ध्यान रखिएगा, मैं नास्तिक हूँ, ये भगत सिंह का लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था। तो जो वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था। मैसूर, अवध, हैदराबाद या फिर तंजौर। तो कौन था इसका, तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक ना। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था कि हैदराबाद था। तो आइए वेलेस्ली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना और भारतीय राज्यों को फ्रांसीसी प्रभाव से दूर रखना। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना और भारतीय राज्यों को फ्रांसीसी प्रभाव से दूर रखना। विशेषता, देशी राजाओं को अपने यहाँ ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च उठाना पड़ता था। बदले में ब्रिटिश उनकी बाहरी आक्रमण से रक्षा करते थे। तो इसमें क्या होता था, तो देशी राजाओं को अपने यहाँ ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्चा भी उठाना पड़ता था और बदले में ब्रिटिश उनकी बाहरी आक्रमण से रक्षा करते थे। तो ये सारी विशेषता थी सहायक संधि की। स्वीकार करने वाले राज्य, देखिए सबसे पहले हैदराबाद, इसे 1798 में ये स्वीकार किया था। सबसे पहले हैदराबाद 1798 में। उसके बाद मैसूर 1799 में, सहायक संधि मैसूर 1799 में। उसके बाद तंजौर 1799 में, अवध 1801 में और पेशवा 1802 में। और बेसिन की संधि के माध्यम से सहायक संधि स्वीकार किया था कौन, तो पेशवा ने बेसिन की संधि के माध्यम से ये सहायक संधि को स्वीकार किया था 1802 में। अब देखिए प्रमुख युद्ध हम लोग देखें तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान। देखिए चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में जो लड़ा गया था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। तो ये मैसूर की सहायक संधि कैसे इसको स्वीकार कराया गया था, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 5 के बीच हुआ था और ये मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया। अब देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 यानी कि कलकत्ता में नागरिक सेवा के अधिकारों के प्रशिक्षण के लिए स्थापना की गई थी। ठीक ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया था, तो वेलेस्ली ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली ने किया था और कलकत्ता में नागरिक सेवा के अधिकारों के प्रशिक्षण के लिए स्थापना की। उसके बाद स्वयं को बंगाल का शेर कहा, वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा। प्रेस पर सेंसरशिप 1799, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल था कौन, तो वेलेस्ली। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वेलेस्ली था। और ये कब प्रेस पर सेंसरशिप लगाया था, तो 1799 में। मद्रास प्रेसिडेंसी, इसके कार्यकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन कब हुआ था, तो वेलेस्ली के काल में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन वेलेस्ली के काल में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध करने के लिए
किस हिंदू शासक ने उसे कड़ा पत्र लिखा था? औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध करने के लिए किस हिंदू शासक ने एक कड़ा पत्र लिखा था? ऑप्शन ए है महाराजा रमान सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज जसवंत सिंह, राणा राज सिंह। तो बताना है औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर के विरोध में किस हिंदू शासक ने एक कड़ा पत्र लिखा था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अब देखिए औरंगजेब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका शासनकाल जो था ये 1658 से लेकर 1707 था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 था। इसने उपाधि आलमगीर की उपाधि, जिसे कि विश्व विजेता, आलमगीर का मतलब होता था विश्व विजेता। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने क्या किया था कि उपाधि धारण किया था। और जिंदा पीर, जिंदा पीर भी इसे कहा जाता था, यानी कि जीवित संत, जीवित संत। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। जिंदा पीर औरंगजेब को। राज्याभिषेक, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, ठीक ना। पहला सामूगढ़ विजय के बाद और दूसरा देवराय युद्ध के बाद, ठीक ना। तो औरंगजेब की कितनी बार राज्याभिषेक हुआ है? 2 बार हुआ है। पहला सामूगढ़ विजय के बाद और दूसरा देवराय युद्ध के बाद, ठीक ना। ध्यान रखना, पहला सामूगढ़ के विजय के बाद और दूसरा देवराय युद्ध के बाद। प्रमुख सैन्य अभियान एवं विद्रोह, औरंगजेब के प्रमुख सैन्य अभियान एवं विद्रोह। उत्तर भारत, ये जाटों के विरुद्ध गोकुला राजाराम, जो कि गोकुला राजाराम था, और सतनामी और सिखों के विद्रोह। तो ये उत्तर भारत में जाटों के विरुद्ध विद्रोह करता है, सतनामी के विरुद्ध विद्रोह करता है और सिखों के प्रति विद्रोह करता है। दक्षिण भारत में बीजापुर से विद्रोह करता है। कब? तो 1686 में। दक्षिण भारत के बीजापुर से 1686 में विद्रोह करता है और गोलकुंडा से 1687 में, ठीक ना। और मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक ना। ये बीजापुर को कब? तो 1986 में लड़कर जीत लिया और गोलकुंडा को भी 1687 में, और ये मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मराठा संघर्ष, शिवाजी महाराज के साथ 1665 में पोरबंदर की संधि राजा जय सिंह के माध्यम से हुई, ठीक ना। मराठा संघर्ष में औरंगजेब और शिवाजी महाराज के साथ पुरंदर की संधि राजा जय सिंह के माध्यम से हुआ, ठीक ना। कब हुआ था? तो 1665 में। अब देखिए इसकी धर्म नीति, औरंगजेब की धर्म नीति। जजिया कर 1679 में गैर मुस्लिमों पर फिर से लागू कर दिया। जजिया कर है जो औरंगजेब ने 1679 में गैर मुस्लिमों पर फिर से लगा दिया। सिख गुरु, नवे गुरु तेग बहादुर का मृत्यु दंड दिया था। कब? तो 1675 में। तो सिख गुरु नवे गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो औरंगजेब ने। कब दिया था? तो 1675 में। मंदिर, काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशवराय मंदिर तुड़वाए थे। तो इसने काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशवराय मंदिर तुड़वाए थे। प्रतिबंध, दरबार में संगीत, नृत्य, ज्योतिष और नरौज उत्सव पर पाबंदी लगाई थी। इसने क्या किया था? तो दरबार में संगीत, नृत्य, ज्योतिष और नरौज उत्सव पर पाबंदी लगाई थी। स्थापत्य कला, इसके समय का स्थापत्य कला की बात करें तो इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, ठीक ना। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल या दक्षिण का ताज कहा जाता है, ठीक ना। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनाया था, ठीक ना, जो कि औरंगाबाद में है, और इसे ताजमहल का फूहड़ नकल या दक्षिण का ताज कहा जाता है। इसके बाद मोती मस्जिद इसने दिल्ली में बनवाया था, दिल्ली के लाल किले के अंदर। मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले के अंदर बनवाया था। बदशाही मस्जिद इसने लाहौर में बनवाया था, बदशाही मस्जिद लाहौर में बनाया था। प्रशासन, इसके समय के प्रशासन, इसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार लगभग 33% थे। औरंगजेब के समय लगभग 33% हिंदू मनसबदार थे। इसकी मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुआ था और इसकी समाधि खुलदाबाद दौलताबाद में है। इसकी समाधि कहाँ है? तो खुलदाबाद दौलताबाद में है। इसकी मृत्यु कब होता है? तो 1707 में अहमदनगर में। मृत्यु 1707 में अहमदनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इस सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को किस मुगल शासक के आदेश पर शहीद किया गया था? तो अभी हम लोग पढ़े औरंगजेब, ठीक ना। औरंगजेब ने क्या किया था? तो सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को क्या किया था कि शहीद दंड दिया था, ठीक ना। उसके बाद गुरु नानक देव, देखिए अब हम लोग क्या है कि
सिखों के 10 गुरु के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। सिखों के 10 गुरु, तो सबसे पहला सिख गुरु हैं गुरु नानक देव। प्रथम गुरु नानक देव, और ये सिख धर्म के संस्थापक है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक है। लंगर, जो कि सामूहिक रसोई, और पंगत, पंगत प्रथा की शुरुआत कौन करवाया था, तो गुरु नानक देव। लंगर और पंगत की शुरुआत किसने करवाया था, तो गुरु नानक देव ने। गुरु अंगद देव, ये द्वितीय सिख गुरु थे। अंगद देव द्वितीय सिख गुरु थे और गुरुमुखी लिपि के जनक। गुरु अंगद देव को गुरुमुखी लिपि के जनक माना जाता है, और लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया। लंगर प्रथा को अस्थायी किसने बनाया था, तो गुरु अंगद देव ने। गुरु अमरदास जो थे, ये तृतीय सिख गुरु थे, और इसने मंजी प्रथा की शुरुआत की थी। गुरु अमरदास ने मंजी प्रथा की शुरुआत की थी और सती प्रथा का विरोध किया था। मंजी प्रथा की शुरुआत की थी और सती प्रथा का विरोध किया था। अब देखिए, गुरु रामदास, ये चतुर्थ क्या कि सिख गुरु हैं, और अमृतसर रामदासपुर शहर बसाया था। अमृतसर रामदासपुर शहर किसने बसाया था, तो गुरु रामदास ने। गुरु रामदास अमृतसर रामदासपुर शहर बसाया, और जलाशय के लिए अकबर ने जमीन दान दे दी। जलाशय के लिए अकबर ने जमीन दान दे दी। गुरु अर्जुन देव, ये 5वें सिख गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु। आदि ग्रंथ का संकलन किया और स्वर्ण मंदिर हरिमंदिर साहिब बनवाया, ठीक ना। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने, ठीक ना। पंचम सिख गुरु गुरु अर्जुन देव। मुगल शासक जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया था। मुगल शासक जहांगीर इन्हें क्या किया था कि मृत्यु दंड दिया था। उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह ये छठे सिख गुरु हैं, और सिखों को सैन्य शक्ति में बदला। अकाल तख्त यानी कि ईश्वर का सिंहासन की स्थापना की, ठीक ना। सिखों का सैन्य शक्ति में बदला और अकाल तख्त यानी कि ईश्वर के सिंहासन की स्थापना की। गुरु हर राय, ये 7वें सिख गुरु हैं। गुरु हर राय 7वें सिख गुरु हैं, और दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था और शांत स्वभाव के थे। दारा सिखों को आशीर्वाद किसने दिया था, तो गुरु हर राय, और यह बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उसके बाद गुरु हरकिशन जो कि 8वें सिख गुरु थे। गुरु हरकिशन 8वें सिख गुरु थे, और सबसे कम उनके गुरु और बाल गुरु चेचक के कारण मृत्यु हुई थी, ठीक ना। गुरु हरकिशन जो कि 8वें सिख गुरु थे, इनकी सबसे कम उम्र में बाल गुरु यानी कि चेचक के कारण हुआ था, ठीक ना। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुआ था सबसे कम उम्र में। गुरु तेग बहादुर, ये 9वें सिख गुरु हैं, और औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक शीशगंज साहिब में इनकी हत्या करवा दी, और इन्हें हिंद का चादर कहा जाता था। इन्हें हिंद का चादर किसे कहा जाता था, गुरु तेग बहादुर को। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें सिख गुरु हैं, और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कौर उपाधि अनिवार्य की थी, और गुरु ग्रंथ साहिब को भी भविष्य का गुरु घोषित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को ही भविष्य का गुरु घोषित किसने किया था, तो गुरु हरगोविंद सिंह ने, और ये 10वें गुरु थे, और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कौर